हाँ बच्चों, तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। अब तक जो कुछ भी आप लोगों ने देखा था वो फिजिक्स के अंदर यूज होता था, मगर वो फिजिक्स कम मैथ्स ज्यादा थी। ठीक है, आज वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की एक्चुअल चीजें। इन एक्चुअल चीजों में जो सबसे पहली यूनिट आती है उसका नाम है मैकेनिक्स। या ये पढ़ाएंगे आज? ये मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं बेटा आज हम। ठीक है, नया टॉपिक है। पढ़ाने मैकेनिक्स सुन रही हूँ। क्या? चलो देखो बेटा, काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहली यूनिट है वो है मैकेनिक्स। ठीक है, इस मैकेनिक्स में होता क्या है? मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। एक फिजिक्स की सबसे पहली ब्रांच है, इसको बंद करो पहले। हाँ, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स सबसे पहली, और इसका मतलब होता है इसमें मोशन की स्टडी करते हैं। अब जब आप मोशन की स्टडी करते हो तो मोशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस बड़े टॉपिक को भी फर्दर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो पहला हिस्सा होता है उसमें हम बात करते हैं मोशन कैसे हुआ। दूसरे हिस्से में बात करते हैं मोशन क्यों हुआ। हाउ मतलब मोशन कैसे हो रहा है, आपको उसकी वजह नहीं जाननी है। कौन करा रहा है, इधर की तरफ ही क्यों हुआ, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस आपको मोशन के पैरामीटर दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, क्यों हुआ, इधर की तरफ ही क्यों हुआ, यहां क्यों नहीं गया, क्यों वाले सवाल जो हैं वो नहीं होते इसमें। दूसरा वाला टॉपिक होता है वाई। इसमें मोशन वाले ही सवाल होते हैं, मतलब क्यों हुआ, यही क्यों आया एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन क्या आएगा, कौन उसको करेगा, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम दूसरे वाले टॉपिक में बात करेंगे वाई। तो पहले वाले में विदाउट कॉज मोशन की स्टडी। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन without knowing its cause। इसकी वजह जाने बिना मोशन की स्टडी को बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। दूसरा आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन की, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। जो मोशन की वजह है वो क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स की बात अगर हम करें, जैसे आप किसी चीज को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जानना जरूरी होता है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज है, हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर ले रहे हैं। कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं? देखो, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसके बारे में बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, जिसकी चर्चा हो रही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि अ बॉडी इज मूविंग, मतलब बॉडी हमारी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज सराउंडिंग के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो आप उसको बोल देते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसको हम बोल देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात आई समझ में? दूसरा होता है देखने वाला दर्शक, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अपने आप में कंप्लीट बात है, जो देख रहा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। तीसरी चीज आती है, इसको बोलते हैं हम पोजीशन।
हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये डिसाइड करना पड़ता है, और उसी की लोकेशन को बोलते हैं हम पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में हमारा ऑब्जेक्ट किस जगह पे लोकेटेड है ये उसकी पोजीशन कही जाती है। और पोजीशन बताने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा तरीका होता है वेक्टर। करेक्ट है। अब आप पोजीशन को डिफाइन करने से पहले एक रेफरेंस सिस्टम बनाते हो जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। उसके हिसाब से हमें उस पॉइंट तक जाने के लिए कितना कितना चलना पड़ेगा, इस तरीके से हम उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। करेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है काइनेमेटिक्स के अंदर समझ में आया, ऑब्जर्वर क्या होता है ये समझ में आया, तीसरी चीज समझ में आई पोजीशन क्या होती है। चौथी चीज आती है जिसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चौथी चीज हमें जो देखनी है वो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे खड़ा हो। ठीक है, तो जो चौथा टर्म था वो था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस सूटेबल पोजीशन फॉर ऑब्जर्वर। ठीक है, लेट सपोज ये कोई घिसा पिटा सा एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये पुराने जमाने की कार है, उस टाइम पे फोन वोन कुछ नहीं थे। ये भाई साहब जा रहे थे कार में, यहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ पे आपकी साइकिल रखी थी। तो यार साइकिल कैसी बनती है, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं है, साइकिल जैसी बनानी आई वैसी बना दी हमने। ठीक है, ऐसी बनती है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारी साइकिल खड़ी थी, तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे मित्र हैं। ठीक है, गाड़ी में तुम्हारे कोई रिलेटिव आ रहे हैं, मित्र हैं या रिलेटिव हैं, तुम्हें लगा कि देख के आए कि यार ये कहाँ पे हैं। तो अब इस पूरे के पूरे केस में ऑब्जर्वर कौन है बेटा, सोच के बताओ। आप यहाँ पे खड़े हो और आपको देखना है कि ये गाड़ी कौन लेके जा रहा था, ये भाई साहब आगे की तरफ जा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में ऑब्जेक्ट कौन है, आप। ऑब्जेक्ट, अरे ये भाई साहब, ये भाई साहब, इसको देखना है ना। यस सर, ऑब्जर्वर आप हैं। हाँ, पूरे घटनाक्रम में आप किसको देखना चाहते हो, इनको। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। कौन देखना चाहता है, ये, तो ये क्या हो गए, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या करेंगे, फिर ये बैठेंगे किस पे, इस साइकिल पे। जैसे ही साइकिल पे बैठेंगे और बैठ के एकदम बगल में आएंगे और देख लेंगे कि ये कौन है। तो जब देखेंगे उस टाइम पे हमारी मोटरसाइकिल या ये जो है कार इधर आ चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये हो गई हमारी पोजीशन। ठीक है, और देखने के लिए सही फ्रेम कौन सा है, कहां से बैठ के देख रहे हैं, तो ये साइकिल पे आके देख लेंगे। ये साइकिल इनकी यहाँ पे खड़ी हो गई और यहाँ से इनने जो है देख लिया, आवाज आ, साइकिल पे बैठ के इनने देख लिया। माइक बंद करो। हाँ, तो इन भाई साहब ने इस बस के अंदर झांक के देख लिया कौन चला रहा था। तो आपके लिए सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, ये साइकिल वाला। ऑब्जर्वर कौन हो गया हमारा, ये भाई साहब। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कहां पे देखा, इस पेड़ से डिस्टेंस नाप के कह दो 600 मीटर दूर। तो जितने टर्म हमने समझाए क्या वो समझ में आए आप लोगों को। इस चैप्टर में कौन कौन से होते हैं,
ऑब्जेक्ट Yes, sir. नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि बहुत बार आपको अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी जगह बदलनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? जैसे ये भाई साहब खड़े थे, इनको इनसे बात करनी थी या देखना था कि ये कौन है, तो इन्हें यहाँ खड़े होके तो दिखाई नहीं देगा कि ये कौन है। इनको क्या करना पड़ेगा? इनके बगल में जाना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो सार्थक। हाँ सर। तो इनके लिए ये जगह ठीक नहीं है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी जगह बदलनी पड़ेगी ताकि इन्हें अपना ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख जाए। बात समझे? तो जहां से ये बैठ के देख रहे हैं वो इनका सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। बात समझे? हाँ सर, थोड़ी देर आगे। चलो, अब बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे इसकी जगह पे बस होती और आप कार पे होते तो कार बगल में जाके देख लेती, या आपको किसी गेंद के मोशन को देखना था क्रिकेट के अंदर, तो आप क्या करते हो? बहुत सारे कैमरे लगाते हो। तो जो कैमरे हैं वो क्या है? वो सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। क्रिकेट की बात करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब क्रिकेट आप देखते समझते हो ना, तो क्रिकेट के मोशन को, बॉल को समझने के लिए बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं। वो सब कैमरे क्या हैं? दे आर सूटेबल, या वो जो उनकी पोजीशन है, देयर पोजीशंस आर सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जो सही जगह हैं वो हैं वो। अलग अलग काम के लिए आप अलग अलग काम कैमरे का इस्तेमाल करते हो। बोलो, ये बात समझ में आई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो, अब हम आते हैं अपने अगले चीज पे। नेक्स्ट है हमारा 5वां शब्द, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। ये रेस्ट एंड मोशन क्या होता है बेटा? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे के रिलेट होते हैं। हो सकता है किसी को वही चीज रेस्ट में दिखे और दूसरे को वही चीज मोशन में दिखे। जैसे यहां एक एग्जांपल ले लें, यहां पे एक बस है, ठीक। इस बस में एक भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है जेब कतरों से सावधान। क्या लिखा है बेटा? जेब कतरों से सावधान। आप यहां खड़े हो, आपके बगल में एक पेड़ लगा हुआ है, करेक्ट? तो हो क्या रहा है कि आप यहां नीचे खड़े हो, एक आदमी बस पे बैठा हुआ है, बस आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। एक बात बताओ, बस में बैठे हुए इंसान को ये जेब कतरों से सावधान क्या रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट में। और नीचे वाले भाई साहब को मोशन में। मोशन में। सेम चीज है, सेम चीज है, बट ये देख रहा था तो रेस्ट में दिख रही थी, और ये देख रहा था तो मोशन में दिख रही थी। अब इस पेड़ की बात करो, अब इस पेड़ की बात करो, इस लड़के को ये पेड़ कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। लेकिन बस में बैठे हुए आदमी को मोशन में। बात आ रही समझ में? तो कोई रेस्ट और मोशन ये किस बात पे डिपेंड करते हैं कि देखने वाला कौन है। सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है। बात समझे? बोलो। तो सर ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करते हैं एक तरीके से रेस्ट ऑफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेस्ट एंड मोशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, कहां से आप देख रहे हो सकता है कोई चीज आपको रेस्ट पे दिखे और दूसरे को वही चीज मोशन में दिखे। बात समझ रहे कि नहीं? वैसे तो बेटा हर चीज दुनिया में रिलेटिव ही है, ठीक है। फायदा नुकसान सब रिलेटिव है। किसी का फायदा होता है तो किसी दूसरे का नुकसान भी होता है, नहीं होता है? क्यों? तुम्हारे 500 रुपए गिरे, बताओ अच्छी बात है खराब बात है? हमारे लिए तो बुरी बात है। तुम्हारे लिए जिसको मिले
चांदी इसके लिए। उसकी पार्टी है कि नहीं? क्या पता मिले ही ना हो किसी को। चलिए, ये भी बात सही है। हाँ चलो चल भी सकते हैं। चलो जो तुमसे जलता है उसकी, तुम्हारे 500 रुपए गिरे और हम तुमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, हमें फिर भी खुशी, अच्छा लगा ना? तो ठीक है कि नहीं? ठीक, चलो हटाओ खैर उस बात को, वो फर्जी बात थी। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन वाली बात कर रहे हैं। तो रेस्ट क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू। ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उस पे बैठ के देखना। कहीं अगर लिखा जाए विद रिस्पेक्ट टू कार, इसका मतलब क्या होगा? आप कार पे बैठ के देख रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू बस लिखा हो तो इसका मतलब बस पे बैठ के देख रहा। बात समझे? तो रेस्ट क्या है बेटा? बोलो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is not changing with respect to observer. ऑब्जेक्ट तो ऑब्जर्वर को अगर अपनी चीज जहां पे है, जिस पोजीशन पे है, अगर वही दिख रही है तो वो कह देगा कि ये चीज रेस्ट पे है। अभी भी वहीं पे थी, 2 घंटे बाद भी वही है, 4 घंटे बाद भी वही है, तो वो क्या कहेगा? रेस्ट पे है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग with respect to observer. Position of object is changing with respect to observer. तो वो क्या हो जाएगा? मोशन में। बोलो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में हो जाएगा। अब देखो बेटा, काफी कुछ देख लिया है, अब डायरेक्ट मोशन पे आते हैं। मोशन को लिखते कैसे हैं हम लोग? तो मोशन को लिखने समझने का तरीका होता है, सबसे पहले उसको ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करने के लिए हमने ऐसे बनाया, ये एक्स था, वाई था, इस तरीके से बनाया इसको। अब इसमें कोई चीज पहले यहां पे थी इनिशियली, ये घूम फिर के ऐसे वैसे करके ऐसे आ गई बी पे। ए से कोई चीज बी पे आ गई। बोलो, ये इसका रास्ता है। तो जो सबसे पहली चीज आती है, इसने जितना रास्ता तय किया, हम लोग कितने देख चुके थे? 4, 5 के बाद जो छठा है, छठा टर्म आता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। इस रास्ते ने कितनी लंबाई चली, उसको बोलते हैं हम एक्चुअल पाथ लेंथ। कायदे से ये इनिशियल पोजीशन थी तो इसको लिखने का तरीका होता है आर इनिशियल। ये फाइनल पोजीशन थी, इसको लिखने का क्या तरीका है? आर फाइनल। आर इनिशियल क्या है इसकी? इनिशियल पोजीशन। आर फाइनल क्या है? फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस क्लियर हुई, एक्चुअल पाथ लेंथ। अगला टर्म होता है 7th वाला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The shortest distance between 2 points. पुरानी बात। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो देखो बेटा, सुनो सुनो, बता रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो होता है फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू
इनिशियल पोजीशन, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है और कंप्लीट डेफिनेशन है। फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, यानी कि आप इनिशियल पे बैठ गए, अभी समझाया था विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है वहां बैठ के, जैसे विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब होता है कार पे बैठ के, विद रिस्पेक्ट टू बस का मतलब होता है बस पे बैठ के, विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज है इसका मतलब होता है उस पे बैठ के, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फैन का मतलब फैन पे बैठ के, ठीक है। चलो, तो ये विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, माने इनिशियल पोजीशन पे आप बैठ के फाइनल को किस तरफ बताओगे, हमारे हिसाब से तो हम यही बताएंगे, इसी को बोल दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एस वेक्टर से दिखाते हैं, डिस्टेंस को हम लोग डी से दिखा देते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर, यूनिट इसकी क्या है, मीटर। मीटर। ऐसा ही यूनिट है मीटर, अरे बहुत सारी हो सकती, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ नाप लोगे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने अगर डायरेक्शन बताई नहीं और मैग्नीट्यूड बताया तो आप ये मान लो कि अगर कोई आपको पीट दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नंबर भी उड़ाए जा सकते हैं आधे। करेक्ट है ये चीज। चलो, अब जरा मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या इस वाले ट्रायंगल में कहीं से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है? यस सर। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है बोलो? आर इनिशियल प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू आर और फाइनल वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या हो गया हमारा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल। बॉक्स में बनाना है, इसको याद कर लेना। करेक्ट है। चलो, लगे हाथ तो एक आध सवाल देखें क्या बेटा, किया हुआ सवाल देख ले रहे हैं। चलो, जो सवाल हमने पहले कर लिया था वही हम फिर से दे रहे हैं आपको सवाल, ठीक। चलो, एग्जाम्पल 0 है ये। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद भी और क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में जिक्र करना जरूरी है। हालांकि हम मान रहे हैं कि बहुत थ्योरेटिकल चीजें होती चली जा रही हैं, थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेक्चर, लेकिन समझ लेना, क्योंकि जब तक आप टर्म नहीं जानोगे तब तक आप उस चैप्टर में ठीक से समझोगे कैसे बातें। एग्जाम्पल 0 है, एक रास्ता सेमी सर्कुलर था, बहुत घिसा पिटा सा सवाल है, कर लोगे। ए और बी है, ए गया है इस रास्ते से, और बी वाला गया है इस रास्ते से, ठीक। अरे यार, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ओरल बताना है, लिखना नहीं इसको, ओरल बताओ। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी। सर डिस्प्लेसमेंट 2r। डिस्प्लेसमेंट 2r गलत है। अबे दिशा भी तो बताओ इधर की तरफ। अरे ईस्ट ना लिखो, तीर बना दो बस, सफिशिएंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में ये रहे डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ए ने कितनी ट्रेवल करी, पाई आर। डिस्टेंस बी ने कितनी ट्रेवल करी, 2r।
डिस्प्लेसमेंट ए का कितना है 2r इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बी का कितना है 2r इधर की। भाई दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बीच की प्रोसेस से लेना देना नहीं है, आपको इनिशियल और फाइनल से मतलब है। ठीक है, आपको इनिशियल और फाइनल से मतलब है, बीच की प्रक्रिया से आपका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट है। चल आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये बोलो। हाँ सर। Yes. अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। पहले वेलोसिटी देख लें। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर से इसको दिखाते हैं। और ये डिफाइन कैसे होती है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी होगी बेटा, रेट दो तरीके का होता है। रेट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है बेटा। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? इसको ऐसे लिखा जाता है और ये हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है हमारी ds वेक्टर बाई dt। करेक्ट है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सब ओके है। जैसे आपने ये क्या कहते हैं, इसे ब्रैकेट क्यों लगाया सर ऐसे? ये एवरेज लिखने का तरीका होता है बेटा, ये सिंबल होता है एवरेज का, ऐसे। ठीक है सर। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस में सिंपल लिख दिया जाता है बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बाद आता है स्पीड। वेलोसिटी के बाद क्या आता है? स्पीड। स्पीड क्या होगा? नेक्स्ट कौन सा नंबर का था ये स्पीड? 9 9th। ये स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होता है। फिर फर्दर अगर रेट है तो दो तरीके की चीज हो जाती है, एक हो जाती है एवरेज, एक हो जाती है इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज स्पीड बेटा एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब एक बात बताओ बेटा, जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये मान लो कि कहीं पे भी अगर ds को देखो तो बहुत छोटा टुकड़ा होता है, इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो तो ds
बोलो, यही चीज है कि नहीं है? तो इसको कई बार लोग ऐसे भी लिख लेते हैं ds/dt, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लगे। ये स्पीड का, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक। अगर इसके साथ दिशा भी बता दोगे तो वही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, करेक्ट है। तो बहुत सारी चीजें देख ली बेटा। अब एक क्वेश्चन देखो और आप बहुत सारी चीजें हमें बताओ, ठीक। चलो, हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा, ठीक। फाइंड, देखो बेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इतनी सारी चीजें आपको बतानी है फॉर टिप ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है, मतलब मिनट की सुई है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले पार्ट में बताना है फ्रॉम 6 PM टू 6:30 PM, 6 से लेके 6:30 बजे तक। फिर सेकंड में आपको बताना है छह से 6:15 बजे तक के बीच में। आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ये चारों चीजें आपको बतानी है। बताओ बेटा, सबसे पहले तो मोशन ड्रॉ करो। एक मिनट हैंड की टिप की वेलोसिटी, मिनट हैंड के टिप का डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वो कितना चलेगा। चलो करो इसको बेटा। हाँ, आ गया होगा बेटा। अभी नहीं सही, अभी से थोड़ा सा लग, 1 मिनट रुको सर प्लीज। रुके, चलो करो। किसमें निकालनी, मतलब एवरेज वेलोसिटी सादा निकाल ले जिसमें दी गई, या फिर ऐसा ही निकाल? अरे जो लिखा है उसी में बता दो, एल के टर्म में बता दो बेटा। एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, इसी के टर्म में आप बता दो बस। देखो, अब काफी समय हो गया, अब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया है, चलो बहुत अच्छी बात। देखो क्वेश्चन हमारा जो ये कह रहा था, फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी फॉर टिप ऑफ मिनट हैंड। जो हमारा मिनट हैंड है उसकी टिप का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये सारी चीजें जाननी थी हमें। तो 6 से 6:30 के बीच में सबसे पहले वाले सवाल को करें। हमारी घड़ी की सुई कैसी होगी बेटा? ऐसी होगी, 12 पे होगी, घूम के ऐसे आ जाएगी। ये इसका पाथ है, बोलो। तो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी? ये लेंथ है L,
जिसको आप रेडियस कह सकते हो। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बेटा? 2L। नहीं है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बेटा? IL है सर। डिस्टेंस 2L नहीं, सॉरी, पाई एल, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? 12 से 6 पे हुआ, तो यहां से यहां की तरफ खींचोगे, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना आया डिस्प्लेसमेंट बेटा? 2L 20 सेंटीमीटर। 2L. फ्रॉम 12 to 6, 12 से 6 वाले नंबर की तरफ हुआ। अगला आया एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी चली वो? D, पाई D, पाई इंटू L, सॉरी, डिस्टेंस पाई L चला, और टाइम कितना लगा बोलो? तो 10 पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट बेटा। चलो, स्पीड आ गया था। अब स्पीड के बाद हमें क्या देखना है बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 2L बाई T। अब देखो डायरेक्शन 2L की किधर की तरफ थी? फ्रॉम 12 to 6। बात आई समझ में? अब हम देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में पूछ रहा है 6 से 6:15 के बीच में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। करो इसको, 6 से 6:15 के बीच की। तो 6 से 6:15, ये 12 पे थी, घूम कैसे आ जाएगी? 3 पे पहुंच जाएगी। अब देखें हम इसमें डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई L का 1/4। डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इक्वल्स टू L√2 फ्रॉम 12 to 3। एवरेज स्पीड 2 पाई L बाई 4 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर पर मिनट। चलो, ये आ गया। आपने सर फ्रॉम 12 to 3 सर उसके लिए रेफरेंस किया ना सर, डायरेक्शन के लिए एक तरीके से। हाँ, ये डायरेक्शन जरूरी है, मतलब ये होगी ना, ये होगी ना, उसके लिए रेफरेंस एक तरीके दे दिया आपने। हाँ। अब घड़ी कैसी भी रखी हो इसके बारे में पता नहीं है, मैं घड़ी उल्टी लटकी हो, सीधी लगी हो, जो हो ये हो जाएगा। वेलोसिटी एवरेज कितनी हो जाएगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना हो जाएगा? L√2 बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड फ्रॉम 12 to 3। बोलो, करेक्ट है? समझ में आया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये Yes, चार sir. टर्म क्लियर हुए? सर एवरेज स्पीड में से 2 into 4 है ना सर? ये एवरेज स्पीड में 2 पाई L है बेटा, 2πL। ओके, 2 पाई L बाई 4। अबे 2 पाई L पूरा हो जाता, उसका 1/4 है ये, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? 15 मिनट। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं, एक टर्म और बच रहा है बेटा, उसको और देख लें, फिर अपन आते हैं फटाफट एक ऐसी चीज पे कि आपको तुरंत सवाल बनने लगे। ठीक है, फिर मतलब असली टॉपिक पे आ जाएंगे। बस शब्दावली बहुत लंबा आज खींच ले गई। शब्दावली समझते हो ना, टर्मिनोलॉजी। कहां पे थे बेटा? कितने हो चुके थे यार? 8 हो गए थे ना? 8 के बाद 9th है। 9th ये लास्ट टर्म है जिसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी। 2 तरीके का होता है एक्सेलरेशन। एक होता है रेट, है रेट 2 टाइप का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी 2 तरीके का होगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे दिखा दो, ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dB by dt। करेक्ट है, सारी शब्दावली हमने लिख समझ ली। अब आते हैं हम टाइप ऑफ मोशन पे। ये सबसे पहले टर्म देख ले रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। जो मोशन के क्लासिफिकेशन की बात होती है तो मोशन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, हम पहले ऐसे मोशंस को देखेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहे हो। दूसरे देखते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, ऐसे मोशन जो एक प्लेन में हो रहे हो। और तीसरे मोशन देखते हैं 3D, जो मोशन इन स्पेस हो रहे हो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब एक चीज और आती है कि मोशन के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं। टाइप यहां देख ले रहे हैं। तो टाइप ऑफ मोशन कहीं कहीं पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन में 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे मोशन पढ़ते हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसे मोशन पढ़ते हैं जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये जनरल है। ठीक, चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बेटा बहुत सारा झाम हो गया, इतने सारे शब्द सीख लिए एक साथ, शब्द पे शब्द, टर्म पे टर्म, टर्म पे टर्म, हमने बहुत सारे टर्म फेंक दिया आपके सामने। अब उनको समराइज कर दें, उनमें कुछ भी नहीं था। उनमें सबसे पहले हमने आपको बताया था जो जो शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिर आए हमने मोशन को कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, फिर पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल और फिर पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल को समझना नहीं ज्यादा है ही नहीं। फिर मोशन कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारे पढ़ने का सिलसिला सबसे पहले रहेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब ये एक चैप्टर है अपने आप में एनसीईआरटी का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा, 1D मोशन को समझने के लिए, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन को समझने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके स्टेप्स बता दे रहे हैं बेटा। सबसे पहले ड्रॉ मोशन and its initial position will be s equals to 0 and t equals to 0। जहां से आप शुरू करोगे वहां पे आपको रेफरेंस पोजीशन माननी है, जहां पे s 0 हो और t 0 हो। दूसरा होता है असाइन 1 डायरेक्शन एज पॉजिटिव, किसी भी एक दिशा को आप पॉजिटिव मान लो बस। फिर इसके बाद तो आप आराम से कर लोगे। जैसे एक छोटा सा सवाल बताएं आपको 1 डायमेंशनल मोशन का, आप लोग कर लोगे। चलो देखो, ठीक है, यहां से काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीजें बेटा।
ठीक है, इसके बाद कोई बोरियत नहीं लगेगी, हम प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 0। क्या बेटा? असाइन वन डायरेक्शन Second point. एज पॉजिटिव, असाइन वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एक क्वेश्चन इस तरीके का शायद हमने पूछा हो शायद ना पूछा हो, पूछा है क्या ये क्वेश्चन? एक छत है, उस छत से एक रस्सी बंधी हुई है, इस छत की हाइट है 8 मीटर। ठीक, एक रस्सी बंधी हुई है इस तरीके की, इस रस्सी पे एक बानर लटका है। सर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ मोशन एंड इट्स इनिशियल पोजीशन विल बी s इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। मोशन को ड्रॉ करो, इसकी इनिशियल पोजीशन जो होगी वो s इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 होगी, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि एक इस तरीके की छत है, अरे छत बोल रहे हैं, एक इस तरीके का कमरा है, यहाँ पे एक बानर है, और बानर क्या कर रहा है बेटा? बानर डे में 3 मीटर अप जाता है और नाइट में 2 मीटर डाउन चला जाता है। डे में 3 मीटर अप, 2 मीटर डाउन। ठीक है, आपको बताना है कितने दिन में ये ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो बेटा, कितने दिन में ये बंदर छत पे पहुंच जाएगा, ये आपको बताना 8 दिन। है। हाँ, 8 दिन। 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 8 दिन कब होगा? जब यहाँ 9 दिन होगा। हाँ रेक्टिलिनियर मोशन, अखिल पूछ रहा है रेक्टिलिनियर मोशन भी यही होता है। हाँ, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। आरब का आंसर है 9। 9 तो नहीं जमेगा, जल्दी शुरू करो। सर 6। हाँ, सर आंसर 80 है। सर 8 आएगा सर। कितना आएगा? 8 डेज। हाँ, कितना दिन आ रहा है बेटा? अरे कौन से में दिन पहुंच जाएगा ये बता दो बस। चलो देखे, 6 डेज, पता नहीं। देखो असली तरीका है इस सवाल को करने का। हम लोग इसको 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है वो। और 1 डायमेंशनल मोशन को समझने का तरीका होता है, सबसे पहले आप मोशन को ड्रॉ करो। ठीक, ड्रॉ यहां पे कर ले रहे। 8 मीटर है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 8। करेक्ट है। पहले दिन में क्या हो रहा है बच्चा? पहले दिन में ये भाई साहब कितने ऊपर जाते हैं? 3 ऊपर गए और नीचे आ गए। बोलो, प्रथम दिन की समाप्ति। फिर दूसरे दिन, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन है। फिर ये 2 नीचे आए और 3 ऊपर चढ़ गए। फिर ये 2 नीचे आए, 3 ऊपर चढ़ गए। फिर ये 2 नीचे आए, 3 ऊपर चढ़ गए और यहां पहुंच गए। तो छठे दिन में भाई साहब ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, समझे? चलो, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था 6 डेज।
ठीक, हमने ऐसे ऐसे करके बना दिया, बट एक्चुअली एक लाइन में चल रहा है ये, ठीक है, बट थोड़ा समझने के लिए है वन डायमेंशनल मोशन ही, बट थोड़ा सा इधर इधर शिफ्ट कर करके बनाते गए ताकि हमें सही से विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल है, एक एनसीईआरटी का भी सवाल है, आप लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो, हम भी उसको डिस्कस करा सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं कराना उसको डिस्कस। सवाल ऐसा करके है कि एक ऐसा खड्डा है, हम सवाल बता दे रहे हैं, आप एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप देख लेना उसको। ठीक है, एक खड्डा है, उस खड्डे में, उस खड्डे से कुछ दूरी पे एक ड्रंकर है। ठीक है, ड्रंकर माने समझ रहे हो ना, पियक्कड़ है कोई, एनसीईआरटी की भाषा, एनसीईआरटी का सवाल है, पियक्कड़ नहीं मतलब ड्रंकर। यहां से 20 मीटर के आसपास, उसमें कुछ दूसरा दिया गया था, एक पियक्कड़ है इस तरीके से, अब ये झूमते हुए चल रहा है, ये 3 स्टेप्स आगे जाता है, 2 स्टेप्स पीछे आता है। ठीक, और इन ईच स्टेप कितना टाइम लेता है? 1 सेकेंड। एक स्टेप में 1 सेकेंड लेता है ये, बताओ कितनी देर बाद गिर जाएगा ये खड्डे में? एक स्टेप में कितना कवर करता है? अरे अरे 1 स्टेप माने 1 मीटर है, 1 स्टेप मीन्स 1 मीटर। अरे यार इसको फीट ले लो, 20 फीट ले लो, चलो मीटर बहुत बड़ा हो जाता है यार, 1 मीटर का 1 कदम रखेगा ना। चलो कर लोगे इस सवाल को, HW है, सर हो जाएगा। चलो करना है इसको। ठीक है, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, हम क्लासिफाई कर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन। वैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्या होगा बेटा? ट्रेन सीधी लाइन में चल रही हो, आप बॉल को छोड़ोगे छत से नीचे गिरेगी। 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या होगा? मोशन को आपने फेंका, वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाती हुई चली गई, या आपके फर्श पे नीचे चींटी रेंग रही है, कोई कीड़ा रेंग रहा है, वो भी 2 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल मोशन पतंग का उड़ना। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा? कोई बताओगे 3 डायमेंशनल मोशन? मच्छर का मच्छर का उड़ना। ठीक है, स्पेस में तैरना। स्पेस में तैरना, हाँ ठीक है, जो भी है कह लो, जो भी है। शॉर्ट ऑफ बात समझ में आती होगी, ठीक है, समझते होगे यार। अब हम लोग आते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे, यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायमेंशन। देखो बच्चा, ये 1 डायमेंशन का यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब ये एक लाइन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ऐसे करके। ठीक, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो कि dv/dt होता है 0। और एक चीज और बता दें, इसमें जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये अपना रास्ता नहीं बदल रहा है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी दिशा नहीं बदल रहा है, एक सीधी लाइन में ही चल रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी वो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वही हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कर दें, हो जाएगा कि नहीं? और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, या यही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इनटू टाइम।
ये तो सर ऊपर आपने सर जो v वेक्टर लिखा है तो उसके ऊपर हमें मेरे हिसाब से वो लगना चाहिए मैग्नीट्यूड वो ये मॉड्यूलस वाला। अरे लो, अब जब दिशा नहीं बदल रहा है बेटा, दिशा नहीं बदल रहा है, तो इसमें तरीका तो यही होता है कि जहां से स्टार्ट करते हो उसको s इक्वल्स टू 0 मानते हो और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख देते हो। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही हो जाते हैं। बात समझे? ठीक है, तो इन सब चक्करों में ना पड़ो। और एक बात और बता दें, एक चीज और समझ लो, जो स्पीड होगी अगर, हाँ अंशुल आवाज नहीं आ रही, अंशुल यू आर नॉट ऑडिबल। चलो देखो, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी बात को क्लियर करने की। अगर एक बात बताओ, अगर कोई चीज एक ही डिस्टेंस में चल रही है, एक ही लाइन के अलोंग चल रही है, तो जो स्पीड होगी और वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और एवरेज स्पीड क्या सेम होगी? अगर हम आपसे बोलें कि हर क्लास के हर बच्चे के पास 10-10 रुपए हैं, तो क्लास का एवरेज कितना होगा? 10 रुपए। 10 रुपए पर स्टूडेंट आएगा ना क्लास का एवरेज भी, अगर सबके पास 10-10 रुपए हैं। तो अगर सबकी सेम स्पीड है हर जगह पे, तो स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगी, और वही वेलोसिटी के मॉड का मैग्नीट्यूड होगी। तो इन सब धामों में ना पड़ो, बस सिंपल सी बात जानो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स ऑल। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी आधे टाइम तक v1 से चलता है और आधे टाइम तक v2 से चलता है, क्या आप बता सकते हो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सारे सवाल वन डायमेंशनल मोशन के हैं। इफ अ मैन मूव्स with v1 for half of the time and moves with v2 for next half of the time। आधे टाइम तक वो v1 से चला, आधे टाइम तक वो v2 से चला, पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। देखो बच्चा, ऐसे सवाल आपको भर के मिलेंगे, और इस सवाल को हमें कर लेने दो अच्छे से। इस सवाल को करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले तो एक रास्ता बनाओ, ये बना लिया, इसमें s इक्वल्स टू 0 है। आधे टाइम तक वो कितने से चला? ये डिस्टेंस कितनी चल देगा? v1 इंटू t/2। नेक्स्ट कितनी चला वो? v2 इंटू t/2। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा? पहले डिस्टेंस d1 चला, बाद में डिस्टेंस d2 चला, टोटल टाइम की है। बताओ बच्चा, d1 की वैल्यू कितनी है? v1 इंटू t/2, v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t। तो कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2/2, यही हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलो, अंकित वर्मा बोल रहा है ड्यू टॉपिक हियर आई एम। चलो ठीक, समझ में आ रहा है अंकित? चल आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देखो, ये समझ में आया बेटा? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो गुड। अब देखो अगला, अगला इसी से मिलता जुलता है, देखते हैं आप लोग इसको कैसे करते हो। देखो फर्स्ट t/3 तक कोई चला v0 से,
नेक्स्ट t/3 तक चला वो 4v0 से, और लास्ट t/3 चला वो 8v0 से। आपको बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सारे मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से इसको। आपको वही ऐसी लाइन खींचनी है बेटा, सबसे पहले ऐसी लाइन खींचनी है, और उस लाइन में जैसे जैसे हिस्से दिए गए वैसे वैसे करके मानने हैं। स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते हो, ठीक है। करो इसको, इसी तरीके से करो सवाल को। चलो आया बेटा, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। कितना आ रहा है बेटा? सर 13v0/3। देखते हैं। कोई और? सर 13v0/3। 13v0/3। यस सर 13v0 चलो देखो बेटा, ऐसे सड़क है इतनी, इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं बेटा। पहले वाले में वो कितने से चला? v0 इंटू t/3 से। दूसरे में कितने से चला? 4v0 इंटू t/3 से। तीसरे में कितने से चला वो? 8v0 इंटू t/3। ये d1 है, d2 है, d3 है। टोटल जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 3 हिस्सों में है डिस्टेंस, टाइम एक ही हिस्से में t में। कैसे निकालोगे d1 की जगह? v0 इंटू t/3, 4v0 इंटू t/3, 8v0 इंटू t/3 डिवाइडेड बाई t। एवरेज स्पीड क्या आ गई बेटा? जो 8 4 12 और 1 13, 13v0/3। सही है। चलो एक क्वेश्चन और दें। यस सर। चलो देखो, इसमें कोई होशियारी नहीं है, यहाँ केवल एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, उसी से आपका सब काम बन रहा है। चलो देखो अगला, यहां हम चीजें बदल रहे हैं। पहले टाइम में चला था, अब डिस्टेंस की बात होगी। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with v1, next half with v2. First half distance with v1, next half distance with v2. Find average speed. तुम्हारे आगे घुस के करने गई होगी ना कुछ। नहीं, हम तो यूट्यूब चला रहे हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो पहले वाले सवाल के जैसा था वैसे ही हम इसमें भी डिस्टेंस बनाएंगे d की, और उस डिस्टेंस में से आधा हिस्सा d/2 है, ये आधा d/2 है। ये पहला वाला हिस्सा कितने से चला? v1 से। दूसरा वाला हिस्सा कितने से चला? v2 से। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है वेल डिफाइंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो d थी, अब इसमें क्या दिया गया था? डिस्टेंस दी गई थी, तो टोटल डिस्टेंस तो d है, टाइम और निकल जाए।
टाइम इक्वल्स टू क्या होता है वैसे अपने हिसाब से? T1 इक्वल्स टू D/2 बाई V1, और इसमें जो टाइम T2 लगेगा वो क्या हो जाएगा? D/2 डिवाइडेड बाई V2. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. काटो पीटो डी कट जाएगा, ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. करेक्ट है? ये समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगला देखो बेटा, नेक्स्ट में है कि अगर हम पूरी लैंग्वेज ना लिखा के शॉर्ट में बता दे रहे, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with V0, next 1/4 with 2 V0, last 1/4 with 8 V0. Find एवरेज स्पीड. चलो करो इसको. क्यों प्रभात बेटा, क्लास क्यों ओवर होगी? चल देखते हैं बेटा, है ना, परिस्थितियां देखते हैं. कौन कह रहा थक गए? पिटोगे? अच्छा सर थक गए हैं, हमें लगा कि सर थक गए. आंसर बताओ तुम पहले. समझ रहे बेटा आप लोगों की दुविधा, लेकिन आंसर तो बताओ ना. अबे देखो रास्ता बना है. 2 मिनट. 32/21 V0. देखते हैं ये पहली D/2 डिस्टेंस कितने से चला वो, फिर इसके बाद D/4 है. पहली वाली वो चला V0 से, करेक्ट है. जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टाइम 3 हिस्सों में, पता नहीं है तो 3 हिस्सों में निकालना पड़ेगा. तो एवरेज स्पीड को रहने दे रहे हैं D. T1 की जगह पे क्या लिखेंगे? इस हिस्से में कितना टाइम लगा? T2 कितना निकलेगा? अगला क्या हो जाएगा? D/4 है बच्चा, सॉरी D/4 है तो इधर 8 आएगा. प्लस यहां कितना है?
कितना आ रहा है बेटा बताओ? 32 by अगर ले ले 20. तुम्हारी बात मान ले रहे हैं बेटा, ठीक। बोलो यस सर। करेक्ट है? करेक्ट। ठीक है, वन मोर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दें। नहीं। हाँ Yes sir. चलो दे यस दें, सर, दे दीजिए। दे दें। सर होमवर्क में ना। होमवर्क में नहीं वे यही करना है, समझे? चलो देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलो इस पे हम, चलो चॉकलेट लगा दें, बोलो। Yes sir. चलो बहुत गर्मी है इधर। Yes sir. चॉकलेट है बेटा, पक्का चॉकलेट, ठीक है। चलो देखो इधर, हाँ चॉकलेट है, अभी लगा रहे। देखो इधर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है, देखो हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद V1। आधी डिस्टेंस वो कितने से चला? V1 से। फॉर रिमेनिंग हाफ वो with V2 and V3 for equal time interval। पहली आधी डिस्टेंस वो कितने से चला? V1 से। फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद V2 V3 फॉर इक्वल टाइम, मतलब बराबर बराबर टाइम V2 से चला, बराबर बराबर टाइम V3 से चला। अब आपको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड। हाँ क्या आ रहा है बेटा, एक बार फिर से बताओ, आवाज नहीं आ रही? बोलो। चलो देखो बेटा सुनो, इसमें भी ऐसा डायग्राम बना है। 4v1 v2 v3 upon 2v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v2। लेट्स सी, देखते हैं बेटा। Sir 2 minute. और चाहिए टाइम? चलो देखते हैं। मनीषा ने भी आंसर लिखा है। चलो जो लोग आंसर करेंगे, ठीक है, जो लोग बढ़िया से आंसर करेंगे उनके लिए, ठीक है। बेटा यूनिट एंड डायमेंशन एक लेक्चर में पढ़ा देंगे, वैसे ही इतनी अपन जो फालतू की चीजें पढ़ पढ़ के बोर हो गए ना, तो डायमेंशन यूनिट अगर पढ़ाने लगे तो फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे करके फिजिक्स से खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ लें हम, अभी कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है, हम 10 दिन 12 दिन बाद पढ़ा देंगे, किसी एक दिन लेके लंबी क्लास लेके पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। उसके लिए लोड ना लो अभी, ठीक। अभी पहले थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, थोड़ा फिजिक्स में पहुंचे तो। चलो देखो अब इस सवाल को, इसमें हमने बोला आधी डिस्टेंस वो कितने से चला बेटा? V1 से। जो बची हुई आधी डिस्टेंस है उसमें भी उसने आधे टाइम तक कितने से चला? V2 से और V3 से। इतनी डिस्टेंस चलेगा कि नहीं, बोलो।
इसमें T1 कितना लगा था, तो जो एवरेज स्पीड होगी बेटा अब वो किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2। T2 का आधे टाइम तक वो कितने से चला, V2 से, T2 के आधे तक V3 से चला। अब एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड में T1 की वैल्यू D डिवाइडेड बाई 2V1, T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या यहां खेल खेल दें, इन दोनों की लेंथ किसके बराबर है, D/2 के, तो V2 इंटू T2/2 V3 इंटू T2/2 इज इक्वल्स टू D/2। इससे ये उड़ा दें, T2 की वैल्यू आ गई D/V2 प्लस V3। अरे यहां उठा के रख दें T2 की वैल्यू, यहां से उठा के रख दें T1 की वैल्यू, बोलो। तो जो एवरेज स्पीड है वो आ गई हमारी D/T1 की जगह पे रखा D डिवाइडेड बाई 2V1 और इसकी जगह पे रखा D डिवाइडेड बाई V2 प्लस V3। जिन लोगों का जो आंसर आ रहा था वो सही नहीं था, ठीक है, ये आंसर है। हाँ अंशुल बताओ बेटा क्या कह रहा हो। चलो अभी देखते हैं बेटा, D से ये D कट जाएगा, D से D कट जाएगा और ऊपर क्या आएगा 2V1 V2 प्लस V3 अपॉन 2V1 प्लस V2 प्लस V3, ये है सही आंसर। बोलो बेटा करेक्ट है। आप लोगों ने जो पढ़ा था बेटा, जो मतलब जिसने ये आंसर दिया था, कृति ने और बाकी बच्चों ने जो एक दो ने दिया था, उनने शायद ये समझ लिया, ठीक है, कि ये आधा उत्तरी, हाँ लिखा था फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस के लिए वो V2 और V3 से बराबर बराबर टाइम तक चला, सवाल में मेंशन था, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जो भी हमें भेजेगा व्हाट्सएप पे सही होगा। ये किसी का सही नहीं आया था, आया था किसी का सही, आर्यन आपने बाद में भेजा बेटा, आर्यन कुशाग्र आपने बाद में भेजा हमें आंसर। एक मिनट रुको बेटा, जब तक हम बैटरी बदल लें फिर। हाँ बेटा ये आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके घर के लिए है HW, इसको करो, जो हमें इसका सही आंसर भेजेगा उसको शाबाशी, चॉकलेट भी भेज देंगे हम यहां से व्हाट्सएप पे। चलो तो देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक ऐसा कोई एकदम डेड एंड है, दीवार है एकदम, इस पे एक ट्रक आ रहा है इस तरीके का, अरे सर कार बना दीजिए, हम ट्रक मान लेंगे। ट्रक है तो है। इस ट्रक के आगे एक चिड़िया है, मैकेनिकल वर्ड है। ये ट्रक इधर की तरफ जा रहा था V1 से, ये चिड़िया इधर की तरफ जा रही थी V2 से, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन था D। ऑब्वियसली V2 ग्रेटर देन V1 थी। और ये मैकेनिकल वर्ड की खासियत है कि ये जैसे ही इस दीवार से टकराएगी फट से फिर लौट के आ जाएगी, तब तक ये ट्रक और आगे आ चुका होगा, फिर ट्रक से लड़ेगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी, तब तक ट्रक और आगे आता जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये फेरियां लगाती जाएगी और लास्ट में जो ट्रक इसको कुचल देगा। ट्रक क्या करेगा, इसको कुचल देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये चिड़िया अपने जीवन काल में कितना उड़ी। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैकेनिकल बर्ड इन इट्स लाइफ टाइम। ये अपने जीवन काल में मैकेनिकल बर्ड कितना चली, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो भी हमें बता के रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है कि एक ट्रक है, ट्रक से D डिस्टेंस आगे एक बिल्कुल दीवार खड़ी हुई है, ये चिड़िया है जो ट्रक के एकदम पास में थी,
ये इधर की तरफ V2 से जाती है, जैसे ही दीवार से लड़ती है इंस्टेंटली अपनी दिशा बदल देती है, फिर इधर आती है, तब तक ट्रक कुछ आगे चल चुका होता है। इस तरीके से करते 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 फाइनली जो है वो क्रश हो जाती है। इस चिड़िया ने अपनी पूरी लाइफ भर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? लाइफ इसकी यहाँ से शुरू हो रही है और जब ये क्रश हो जाएगी तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड इन इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, बताना है अब आपको। चलो ठीक, ये आपका होमवर्क है, जो हमें बता के भेजेगा उसको मिलेगी। ठीक, चलो तो ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही रखते हैं हम लोग। वैसे सर चिड़िया काफी पावरफुल थी। सर एक्सीलरेशन दिखा, सर एक्सीलरेशन Acceleration नहीं के है। बाद वाला पेज दिखा दीजिए। एक्सेलरेशन नहीं है बेटा ये। सर वो पेज दिखा दीजिए अच्छा एक्सीलरेशन वो वाला। पेज बेटा, एक मिनट रुको बेटा, वो वाला 1 मिनट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।